हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर के अलाइड सेक्टर वो हैं जो एग्रीकल्चर से अगर कोर है तो उससे कनेक्टेड, जैसे कि आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया या बाकी फिशरीज़ हो गए। अगर हम फैक्ट वाइज देखें तो हम पाएंगे कि हमारा जो 23% ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का हम पार्ट है, मतलब कि 23% हम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन का, और साथ में ये 5% ऑफ नेशनल इकोनॉमी और 8 करोड़ फार्मर्स को हेल्प करता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि हमें अपना जो फार्मर का इनकम है उसे डबल करना है, तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन, फिशरीज़, ये सारे सेक्टर्स आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनाने पड़ेंगे और ज़्यादा इसको सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। आपको साथ में पता होना चाहिए कि जो 37% है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं वर्ल्ड ओवर तो। और साथ में अगर हम फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट हम फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं दुनिया के, और ग्लोबल प्रोडक्शन का 7.56% हम कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव का बात करें तो देखिए, हमें अपना ये जो पूरा सेक्टर है इसको बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसको इस तरह से ग्रो करने की ज़रूरत है ताकि ये सस्टेनेबल हो, मतलब कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, फार्मर फ्रेंडली हो, फार्मर्स को का जो इनकम है वो बढ़ाने का काम करें। साथ में हम जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा सेक्टर है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से फार्मर के इनकम से कनेक्टेड है। और साथ में अगर हम गरीब या जो वल्नरेबल है उनके न्यूट्रिशन का बात करें तो उसमें भी इस सेक्टर का इम्पॉर्टेंस है। इस सेक्टर के थ्रू हम जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का बात करते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रेनबो रिवॉल्यूशन हम जो चाहते हैं कि इंडिया में आए और ज़्यादा एफिशिएंटली जो इनकम है जो फार्मर्स के वो बढ़े, तो ज़रूरी है कि इस सेक्टर पे हम ध्यान दें। आपको पता होगा कि जो फार्मिंग सेक्टर है वो मेजर एम्प्लॉयमेंट का सोर्स है हमारे यूथ के लिए, और हमारा देश एक जवान कंट्री है, एक यंग कंट्री है, क्योंकि हमारे यहाँ यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसे हम दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड कह के उसे बुलाते हैं। ये तो हुआ ऑब्जेक्टिव, लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हैं जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। पहले तो जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लोगों के पास या फार्मर्स के पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, और इसलिए जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी होती है, बहुत ज़्यादा लॉसेस फार्मर्स इंकर करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता है। तो टेक्नोलॉजी एक बड़ा फैक्टर है आज के युग में। जितना अच्छा टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे उतना ही अच्छा आपको प्रोडक्शन मिलेगा। दूसरा है कि जो हाई यील्डिंग ब्रीड्स नहीं मिल पाता है, या फार्म इक्विपमेंट्स की कमी, या जो इक्विपमेंट्स अवेलेबल है उसमें सर्विसिंग नहीं हो पाता टाइमली। जो भी ब्रीड्स हैं वो मोस्टली क्या होता है कि जो फार्मर्स है वो नहीं उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं हाई यील्डिंग ब्रीड्स में, और इसके कारण उनका प्रोडक्शन कम रहता है। तीसरा एक जो स्किल है एग्रीकल्चर में भी हमें ज़रूरत है कि हम रीस्किलिंग या अपस्किलिंग का बात करें, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंशन था कि हमें ज़रूरत है कि हम जो गैप है, ठीक है, अगर हम रूरल लेवल पे भी देखें तो अलग अलग टेक्नीशियन या हमें जो एक्सपर्ट या स्किल्स की ज़रूरत है जो कि कमी है। उसके बाद ये एरिया ऐसा है जिसमें कैपिटल चाहिए। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जो स्मॉल फार्मर्स उतना इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो रिच फार्मर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल की कमी के कारण लोग उतना फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। उन्हें हाई यील्ड वाली जो गाय हैं या जो फिशरीज़ अच्छे क्वालिटीज़ के सीड्स, ये सब नहीं मिल पाता, और इसके कारण पूरा जो ये सेक्टर है वो सफ़र करता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि हम बात कर रहे हैं फार्म टू फोर्क, मतलब कि फार्म में जो प्रोड्यूस हुआ और फोर्क में जो खाया गया, वहाँ तक का जो लिंकेज है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। इसमें आपका कोल्ड चेन स्टोरेज, कोल्ड चेन वाले ट्रक्स, फिर जो मार्केट इंटेलिजेंस है कि क्या क्या डिमांड है, क्या प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, उसका इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को, वो सब हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारा जो पूरा सिस्टम है उसमें फ्रैगमेंटेशन बहुत देखा गया है। फार्मर्स बहुत लो स्केल पे काम करता है और इसलिए वो हायर स्केल या लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। तो ये तो कंस्ट्रेन हुआ। उसके बाद स्कीम्स भी हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, जो अभी चल रही हैं स्कीम्स। इसमें आता है आपका
मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। उसके अलावा अलग अलग बोर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया या नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, जो कि काम कर रहा है अपने एरियाज़ में। जैसे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड कोकोनट रिलेटेड रिसर्च कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ताकि पूरा जो कोकोनट एरिया है जहाँ पे ग्रो कर रहा है उसको डेवलप किया जा सके, कोकोनट का प्रोडक्शन बेटर हो। तो ये सारे बोर्ड्स भी हैं। उसके अलावा स्कीम्स हैं ब्लू रिवॉल्यूशन के, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज़। फिशरीज़ देखिए बहुत हाई यील्डिंग आप कह सकते हो, फिशेस के थ्रू फार्मर्स गेन कर सकते हैं। और हमारे पास इतना लंबा चौड़ा कोस्ट है, ठीक है, साथ में हमारा जो इनलैंड फिशरीज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे एरियाज़ को फोकस करते हुए ये सारी स्कीम्स हैं आपके मिशन फिंगरलिंग, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ताकि मैक्सिमम हम फिशरी सेक्टर में भी फ़ायदा उठा पाएँ। उसके बाद नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, किसान क्रेडिट कार्ड है, में भी आपका एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ में आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। इससे क्या होता है कि जो क्रेडिट है वो फार्मर्स को ईजिली अवेलेबल हो जाता है क्रेडिट, ठीक है, ताकि वो इन एरियाज़ में इन्वेस्ट कर पाए। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डायरिंग, नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी। और साथ में देखिए नए नए टेक्नोलॉजीज़ और डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिसके बारे में भी फार्मर्स को अपडेट करना चाहिए। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है आपका पर्मा कल्चर। तो इस तरह से हमने स्कीम्स देखा। अब वे फॉरवर्ड मतलब कैसे सॉल्यूशन क्या है, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो पहला जो है कि हमारा जो वैल्यू चेन है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का, मॉडर्नाइज करने का, ताकि जो फार्म से फोक तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो अच्छा हो जाए, हमारा वेस्टेज मिनिमाइज़ हो, फार्मर्स अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। दूसरा है कि सोशल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। आपको पता है कि फार्मर्स जो हैं कई बार सुसाइड तक कर लेते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर रहता है, इतना लोन का प्रेशर रहता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी फार्मर्स को हमें देने की ज़रूरत है, ताकि वो सिक्योर्ड हो और इन्वेस्ट कर पाए बेटर और उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो। तीसरा है कि कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। देखिए एक फ्रेगमेंटेशन है, फिशरी के लिए अलग, आप हॉर्टिकल्चर के लिए अलग, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक के लिए अलग। तो इसके बजाय एक कन्वर्जेंस की भी ज़रूरत है डिफरेंट एलाइड सेक्टर के बीच में, और साथ में जो फार्मर्स और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस एरिया में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है। और साथ में हमें एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि जो मोस्टली हमारे देश में फार्मिंग की जाती है वो लो यील्डिंग क्रॉप्स पे, मतलब कि फार्मर्स को पता ही नहीं है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, उनको कैसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस क्रॉप का डिमांड कितना है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने फार्मर्स को हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट करें ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। उसके अलावा स्मार्ट हॉर्टिकल्चर ऐसा एरिया है जो शायद लो या मिडिल इनकम फार्मर्स नहीं फ़ायदा उठा पाए, लेकिन रिच फार्मर्स सर्टेनली इसका फ़ायदा उठाएंगे। और इसमें आता है आपका हाई डेंसिटी प्लांटेशन, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एक एरिया जो बहुत ज़्यादा इमर्जिंग है वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड ओवर एक नया डिमांड इमर्ज हो रहा है, वो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। क्योंकि नॉर्मली हम आजकल क्या हुआ है कि जो भी क्रॉप्स है उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिना केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स, एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स के बनता है। तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा हेल्दी होता है बॉडी के लिए, और इसलिए उसका मार्केट भी ग्रो कर रहा है। इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसमें एक एरिया हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसे मिल सकता है वो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखा गया है कि ट्रेडिशनली जो केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स बहुत कम यूज़ होते हैं, तो इस एरिया में हम ध्यान दे सकते हैं। उसके अलावा हमें इंडिजिनस कैटल विद एक्जॉटिक ब्रीड, देखिए हम हाइब्रिड कैटल और साथ में जो फॉरेन ब्रीड के जो कैटल है उस पर तो है ही, ठीक है, काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमें जो इंडिजिनस कैटल है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, उस पर भी और ज़्यादा रिसर्च इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। उसके बाद हमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, क्योंकि देखिए मेजर % ऑफ आवर प्रोडक्शन में देखा गया है कि लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज़्यादा है। और ये हम कर सकते हैं कैसे, तो इन्वेस्टमेंट करके, एंटरप्रेन्योरशिप इस एरिया में बढ़ा के। तो इस तरह से मैंने पूरा टॉपिक कर लिया कि एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर हैं उस पर कैसे काम किया जाए, कैसे सप्लाई चेन जो ये या जो एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक है उस पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।